डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीवाईक्यू की इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 2011 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो नवोदय स्कूल के लिए अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे कि रोता नहीं मैं, मुझे और भी काम है, हार गया तो क्या हुआ, आने वाली जीत पर मेरा ध्यान है। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को इस हिम्मत के साथ देखना चाहते हैं कि पूरा आप कंप्लीट करेंगे, तो अपने साथ एक रफ कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, ताकि आप साथ साथ चेक कर पाओ कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगर जैसे ही आता है, आप पोज करिए वीडियो को और फिर देखिए कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, फिर आंसर्स को भी मैच करते जाइए और लास्ट में आप कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। जब इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, कोई आपको रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपको पता है, रफ कॉपी पेन आपके पास में है, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से होने वाला है। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा होगा कि कितने क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, कितने मैथ्स के हैं और कितने क्वेश्चंस लैंग्वेज के होने वाले हैं। बेसिकली मैं इंग्लिश में डिस्कस करूंगा सारी चीजें, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम क्वेश्चन होता है। और रीजनिंग में तो क्वेश्चंस में कुछ होता ही नहीं है, मैथ्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको समझ आ जाता है कि इस क्वेश्चंस की मीनिंग क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के फाइव तक के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें डिफरेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए होंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें कि 1 2 3 4 आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर सबसे डिफरेंट क्या है। देखिए, यहाँ पे जो आउटसाइड में जो पिक्चर्स बनी हुई है, इनसाइड में भी वही है। यहाँ आउटसाइड में तो बनी है, इनसाइड में कुछ भी नहीं है। बाकी थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल सेम है। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी तरीके से तो आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आगे आपकी स्क्रीन पे। अब आप एक बार जज करिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, फिर आप देख पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है। देखिए, यहां पे बाहर साइड में 1 2 3 4 साइड्स के बने हुए हैं और अंदर साइड में 3 है, मतलब बाहर साइड से एक कम है। यहाँ पे बाहर साइड में 3 है लेकिन अंदर साइड में 4 है, यानी कि एक ज्यादा है। यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे एक ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 साइड्स है, पेंटागन है, 1 2 3 4 5। लेकिन इनसाइड में क्या है, चार साइड्स वाला, चार साइडों से मिलकर के बना हुआ है एक आपको पिक्चर दिख रहा है। ये क्या है, ये भी +1 है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, 5 साइड्स आपको दी गई हैं और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, राइट। 5 के बाद में ये क्या दिया हुआ है, हेक्सागोन दिया हुआ है, यानी कि +1, ये 6 है। अब यहाँ पे एक चीज जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना -1, ये कम है। यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, राइट। अंदर में एक कम है लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। देखिए कैसे, यहाँ पे बाहर में 4 साइड, अंदर में 3 साइड्स। यहाँ पे बाहर में 5 साइड, अंदर में 4 साइड्स। बाहर में 6 साइड्स, अंदर में 5 साइड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर ज्यादा है। इसीलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट है इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि इसका एक सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए, चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर तो आपको चीजें एग्जैक्टली समझ आएगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो लाइन्स हैं वो सर्कल के अंदर कितने हैं। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है, जिसमें भी नंबर और लाइन्स कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9। यानी कि इन सब में क्या है, ओड है। यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ है सब में, यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ है, इन सब में ओड है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ लाइंस में देखना है कि इवन है या ऑड है, तो फर्स्ट वाले को छोड़ करके बाकी सब ऑड है, राइट। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं
और अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो यहाँ पे अंदर की तरफ में सब में सिंगल साइड दी हुई है, लेकिन फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डबल साइन दिए हुए हैं। तो हमें क्या चेकआउट करना है कि सिंगल साइन दिया हुआ है, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये इसमें दो साइड दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो डिफरेंट है यहाँ पे। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि जो आपका 5th वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में जो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल लिखा हुआ है और यहाँ भी ट्राइंगल, यहाँ भी ट्राइंगल और यहाँ भी दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हो तो यहाँ पे अगर दो पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये इसके इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस लेकिन ये डिफरेंट है, दो पार्ट में, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट है सबसे, इसीलिए तो इसमें जो आंसर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इसका। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम फिगर के बाद में आपको एक आंसर फिगर दिया होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि सिमिलर प्रॉब्लम फिगर किसमें है, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो कि इजी सा एक आपको काम है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस ऑप्शन से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वाला है, जो कि इस प्रॉब्लम फिगर से मैच करता हुआ जा रहा है, राइट। तो आप कह सकते हो कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 7th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसमें अगर मैचिंग देखोगे तो ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसके अंदर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 7th में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही इसका एक सही आंसर होगा जो इसके जैसा मिलता हुआ दिख रहा है। 8th वाले क्वेश्चन में देखो आप, अब ये तो बहुत सिंपल है, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है प्रॉब्लम फिगर से। तो आप बता सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वही इसके अंदर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि 9th वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। देखिए इससे मिलता जुलता ये जो इमेज है ना, फर्स्ट वाला, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता इमेज है। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर अगर आप देखोगे कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है यही इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना वही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक में आपको एक जो मिसिंग है उसको ऑब्जर्व करना है और उसका एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, वो भी बिना डायरेक्शंस को चेंज करें। मिसिंग पार्ट्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए मिसिंग पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको, देखिए अगर आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर देते हैं, राइट, और इसको आप अगर इसको कंप्लीट कर देते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं तो देखिए किस तरीके की इमेज यहाँ पे बन पा रही है और यहाँ से ये इस तरीके की इमेज, ये रेड वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं वो किससे मिलता जुलता है। तो आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर ये 4th आप देख पा रहे हो कुछ इसी तरीके से डिजाइन हुआ है इस वाले पार्ट के अंदर जो कि मिसिंग पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उसका एक सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम इस 12th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ भी आ जाएंगी इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर यहाँ से आप इसको मैच करते हैं और यहाँ से फिर इसको मैच करके फिर इसको भी मैच करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन नंबर 12th का जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये मैच करता हुआ आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से ये मैच करता हुआ दिखेगा। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है
वही इसके अंदर करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक सही आंसर होगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमें ये चेकआउट करना है कि इसका एक जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये लाइन आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी, और लाइन को कंप्लीट करने के साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा, ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि इसमें ये और ये पैटर्न मिल रहा है या नहीं, फिर नहीं मिल रहा। कुछ इस तरीके से लाइन आपको बनानी होगी जो कि आपको एग्जैक्टली दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 13 का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही सही है। आगे बढ़ते हैं, 14th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा है इसका एक मिसिंग पैटर्न होगा। तो आप देखिए, अगर इस वाली इमेज को अगर यहाँ पे फिट कर देते हैं तो कंप्लीटली ये इमेज क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वही इसका एक सही आंसर होगा। देखिए, हमें बस देखना है, पिक्चर्स को ध्यान से समझना है। बहुत बार होता है क्या है कि पिक्चर्स देख करके हमें समझ में नहीं आती। आप क्या कर सकते हो ना, उस पर हल्का सा पेंसिल से ड्रॉ करके आप देखिए कि किस तरीके से वो बन रहा है। उसके बाद से जो पिक्चर वहां पे दिख रही है उसे मैच कर लीजिए और वही आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है ना आपके एग्जाम में जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती आपकी। और इस तरीके से जब आप रीजनिंग में आप अगर आप ज्यादा मार्क्स करोगे, अगर मैथ्स में एक दो क्वेश्चंस आपके गलत भी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि रीजनिंग आपने ज़्यादा सही किया है, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। तो आप देखिए कितने एक्यूरेट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। अब देखिए, जो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर इस तरीके से बना देंगे तो ये इसके जैसा बन जाएगा यहाँ पे, तो ये पैटर्न इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर प्रॉब्लम फिगर्स एंड द क्वेश्चन मार्क फॉर फोर्थ फिगर। द प्रॉब्लम फिगर्स आर इन द सीरीज, प्रॉब्लम फिगर्स को एक सीरीज में दिया हुआ है। फाइंड आउट वन फिगर्स अमंग द फिगर्स ऑक्यूपाई द क्वेश्चन मार्क, तो जो कि कंप्लीट इस सीरीज को कंप्लीट कर दे। यहाँ पे क्या होगा, आपको ये देखना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है। देखिए, रोटेशन की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सर्कल है तो अगली बार में ये रोटेट होके यहाँ पे चला गया, और तीसरी बार में ये यहाँ पे गया है तो चौथी बार में कहाँ जाएगा, ये इस वाले कॉर्नर पे आएगा। अब इस वाले कॉर्नर पे तो आएगा, लेकिन हमें इस स्क्वायर को भी ध्यान देना है कि ये फिर कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, राइट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न इसके अंदर चल रहा है, जो सीरीज इसके अंदर चल रही है वो कौन सी सीरीज होने वाली है। देखिए, साथ साथ जब आप क्वेश्चन करेंगे ना बिल्कुल भी आपको बोर फील नहीं होने वाला, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होती जा रही है और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही होगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, किसी क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है एक तरीके से। और अगर आपने 20 साल के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को कर लिया, मतलब समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा आप सही कर लोगे, फिर कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न ये यहाँ पे है, अगली बार में यहाँ पे जा रहा है, तीसरी बार में यहाँ पे जा रहा है, तो चौथी बार में यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बाहर की साइड तरफ में ये नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि 17 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा, क्योंकि ये आउटसाइड में दिया हुआ है, हमें इनसाइड में चाहिए और इनसाइड में सर्कल थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल यानी कि तीन फिगर्स दिए हुए, तीन साइड दी हुई है। ये 4 साइड्स वाला फिगर है, ये 5 साइड वाला है। इसके बाद जो हमें फिगर चाहिए वो हमें क्या चाहिए, वो हेक्सागोन चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर है। और इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पैटर्न में ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, अगली बार में क्या होगा, ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो कंप्लीटली एक स्वास्तिक बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो में, यहाँ पे थ्री में और यहाँ पे चारों में कंप्लीट होगा। तो पैटर्न को समझना है और फिर आपको एक करेक्ट ऑप्शन को ध्यान देना है।
बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं ना कि यार बोर हो जाएंगे, क्वेश्चंस को नहीं करना है। देखिए अगर आप बोर होने आए हैं ना, तो सिलेक्शन उनका होगा जो बच्चे बोर नहीं होंगे। और यही सबसे कठिन काम है, एक जगह पे बैठे रहना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, हमारा मन गेम में लगता है, हमारा मन मोबाइल में दूसरे गेम्स खेलने में लगा रहता है। लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करते तो हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि कभी हम इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते ना। आपके अंदर जुनून नहीं है ना सिलेक्शन लेने का। जब जुनून आएगा तभी सिलेक्शन होगा। और देखिए यहाँ पे भी हमें ए दो से दो हैं, यहाँ पे तीन है, तो अगली बार में कितने होंगे? चार होंगे। और जो कि इनका जो सर्कल है वो इस तरीके से घुमा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्यों? इसमें तो तीन ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ना, फोर होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर फोर, ये फोर हो जाएगा ना अगली बार में। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो वाला जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक में भी एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और जो एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच में रिलेशन, फर्स्ट दो के बीच में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ के बीच में सिमिलर रिलेशन है। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका हमें एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन इनके बीच में भी होना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है जिसमें चार साइड्स हैं, इसके अंदर थ्री साइड्स हैं। इस तरीके से अगर पेंटागन दिया हुआ है तो इसके अंदर पांच साइड्स होती हैं, तो अंदर कितनी साइड्स वाला चाहिए हमें? फोर साइड वाला चाहिए, जो कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है जिसमें कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसका सही सही आंसर होगा। 22 में देखिए यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का जो रिलेशन अगर आप देखें तो इसमें एक साइड बढ़ गई है, यहाँ पे चार साइड्स हो गई। यहाँ पे अगर पेंटागन है ना और कलर्ड है तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखना है? हेक्सागोन देखना पड़ेगा। और हेक्सागोन यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका एक हेक्सागोन दिया हुआ है, और यही इसका एक सही आंसर होगा, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, और ये ट्राइंगल के बाद डायरेक्टली इस ट्राइंगल का एक डबल ट्राइंगल बना है। तो सर्कल बना हुआ है तो सर्कल के अंदर क्या होगा? एक दूसरा सर्कल भी बनेगा, इसके बाहर में आउटसाइड में भी बनेगा। तो आउटसाइड में बनेगा तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वही इसके अंदर क्या होगा? एक करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में हम बात करते हैं कि इसका एक सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो सर्कल दिए हुए हैं, और इन दोनों ही सर्कल्स में ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे एक सिंगल हो गया है। तो अगर ये जो दो सर्कल दिए हुए यहाँ पे सिंगल हो रहा है, तो यहाँ भी ये जो सर्कल दिया हुआ है ये क्या होगा? ये आपका सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें बिल्कुल, ये भी सिंगल, ये डबल हो जाना चाहिए। फिर ये क्या होगा? फिर डबल होगा। और ये मिड में है तो इस बार ये कॉर्नर में होंगे, यानी कि डबल होना चाहिए और कॉर्नर में भी होना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम इसके आंसर्स को जज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड वाला है वही इसके अंदर एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर डबल है तो ये सिंगल हो रहा है, तो सिंगल है तो क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए, वो भी फिल्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, और आप इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर है क्या। ये जो बाहर में आपको दिख रहा है ना आउटसाइड में, ये जो आउटसाइड वाला पैटर्न है वो बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। यहां पर इस तरीके से बाहर में जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना सबसे आउटसाइड में, वो अंदर में आएगा। और जब अंदर में आएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरह वो ऑप्शन आपको दिखेगा। यानी कि जो 25 है उसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कि इसके अंदर आपको एक पार्ट दिया हुआ है स्क्वायर का, और जो दूसरा पार्ट है वो आपको उसके अंदर से फाइंड आउट करना है और स्क्वायर को कंप्लीट करना है। देखिए बहुत सिंपल होती है, जो भी पिक्चर्स दी होती है ना आपको कंप्लीट करके देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। आपको स्क्वायर बनाना है तो ये कंप्लीट करोगे, ये आप कंप्लीट करोगे कंप्लीटली तो ये स्क्वायर बनेगा कंप्लीटली, या कुछ इस तरीके से। तो अब देखो ये शेप किस में दिख रहा है?
ये ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिख रहा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राइट, तो ये जो आपको दिया हुआ है ना ऑप्शन, ये इस तरीके से अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी आउटसाइड की बाउंड्रीज दिख रही है कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखेगा। यानी कि जो 27th वाला है, इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28th वाले के बारे में बात करते हैं। तो ये अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो कहीं ना कहीं ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 28th में जो आपका ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके से, इसको अगर आप फिट करोगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या आप बोल सकते हो फोर्थ वाला भी ऑप्शन करेक्ट है क्या? बिल्कुल, ये दोनों ही सेम ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा लग रही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 29th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ 29th वाले क्वेश्चन के अंदर ये अगर हम देखें, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इसको अगर कंप्लीट करोगे तो कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे जो आपका बिल्कुल जो सटीक और सबसे सही ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 29th का जो फर्स्ट वाला, सॉरी 29th में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है और ये यहाँ से जा रही है बिल्कुल, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो कुछ इस तरीके से बनाना होगा यहाँ पे, ये जो है ना ये कंप्लीट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो ये जो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ पार्ट दिख रहा है, और ये जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 30 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपका एक करेक्ट और परफेक्ट पार्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें जो आपको फोर फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें तीन पिक्चर्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं बट एक पिक्चर ऐसा जो डिफरेंट है। तो हमें जो डिफरेंट है ना उसको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से सिमिलर है उसको हमें देखना है। सबसे पहले बड़ा उससे छोटा, फिर सबसे छोटा ऊपर है, लेकिन ये बिल्कुल सेम है। यहाँ भी सबसे छोटा ऊपर है, यहाँ भी सबसे छोटा ऊपर है, तो ये जो डिफरेंट है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। और इसी तरीके से जो डिफरेंट वाले जो आपको पिक्चर्स दिए गए हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। 32 वाले में देखिए पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, और फोर्थ वाले के अंदर क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं। और ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पैरेलल्स हैं, और ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 वाले में क्या दिया हुआ है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 4 साइड्स को 3 साइड 4 लाइंस इस तरीके से हैं और इस तरीके से 3 लाइंस आ रही हैं। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसी को तो हमें फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चन के अंदर, और इस तरीके से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल जो कि डार्क है, आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल जो कि डार्क है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर जो कि डार्क है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें डिफरेंट को फाइंड आउट करना है। जो 35th वाला क्वेश्चन है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम 36 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें हमें फाइंड आउट करना है, और इसका जो राइट आंसर है उस प्रॉब्लम फिगर्स को हमें फाइंड आउट करके हमें बताना है कि इसका एक सही आंसर क्या होगा। देखिए जो 36 वाला क्वेश्चन है ना, इस 36 वाले क्वेश्चंस के अंदर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि इससे मिलता जुलता। इसी तरीके से यहाँ भी अगर हम प्रॉब्लम फिगर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैच कर रहा है पिक्चर, जो बिल्कुल मैच करता हुआ पिक्चर आपको दिख रहा है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना बड़ी हो जा रही है, ये एंगल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो 37th का
जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से जो 38th वाला क्वेश्चन है, 38th वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करके ये फाइंड बताना है कि इसका एक करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये जो फोर्थ वाला है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इसका एक सही आंसर होगा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, 39th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका एक करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एक जो ट्राइंगल है वो कलर्ड है और फिर ये रोटेट होता हुआ जा रहा है, ये फिर यहाँ पे मिडिल में आया, फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो जो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका एक राइट आंसर क्या हो सकता है जो इसको बिल्कुल फुलफिल करे। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अगर इसके ऊपर कंप्लीटली रहोगे तो कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40th के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एक राइट आंसर क्या होगा। ग्लास जो बिल्कुल इसके जैसे मैच करती हुई सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 41 से लेकर के 45 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसमें एक फोर्थ वाला कौन सा है जो जिनके बीच में फर्स्ट दो के बीच में रिलेशन है और वही रिलेशन हमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें बताना है नेक्स्ट वाले पैटर्न के साथ में। यहाँ पे अगर दो दिए हुए हैं ट्राइंगल तो यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे ये दो दिया हुआ तो क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए, और इसी तरफ में भी होना चाहिए। तो आप इस तरीके से पैटर्न्स को आपको फाइंड आउट करना है। इसका रिलेशन ये है तो इसका रिलेशन सेम इसी के जैसा होगा। और इधर एक लाइन दी हुई है तो यहाँ भी कितनी लाइन्स आएगी, दो लाइन्स आएंगी, एक एक्स्ट्रा लाइन्स आएगी। तो जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में कि अगर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई है, बिल्कुल ये तो ये सर्कल जो है वो आपस में टच होंगे। तो ये टच जब होंगे ये सर्कल, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे सर्कल ना सिर्फ टच हो रहे हैं बल्कि यहाँ पे हल्का सा दिख भी रहा है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके पैटर्न के हिसाब से हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए 43rd वाले क्वेश्चन के अंदर ये आपका एक क्लोज फिगर दिया हुआ है और इस ये फोर साइड वाला ये फाइव साइड हो गया। फिर यहाँ भी हमें क्या करना है, थ्री साइड वाला है ना, तो इसको हमें फोर साइड में कन्वर्ट करना। और फोर साइड में ना सिर्फ कन्वर्ट करना है बल्कि डबल्ड होना चाहिए, जैसे ये डबल्ड है तो डबल होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड दोनों में भी सेम होना चाहिए। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम 44th वाले के बारे में बात करें तो 44th वाले में देखोगे कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल के बारे अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, फिर ये सर्कल बाहर ट्राइंगल अंदर। तो इस बार में ये जो स्क्वायर टाइप दिख रहा है ये अंदर होगा और ट्राइंगल बाहर होगा। जब ट्राइंगल बाहर होगा और ये अंदर होगा तो उस सिचुएशंस में ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे पैटर्न्स को अगर आप देखोगे तो ये अंदर वाले जो इमेजेस बने हुए हैं वो गायब हैं। तो यहाँ भी अंदर वाले इमेजेस को अगर गायब कर दिया जाए तो इस वाले इसकी तरह रोटेट हो जाए, इसकी तरह ये इमेज बन जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। 46 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन हैं, हमें स्क्वायर पार्ट्स को देखना है कि इसके अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर किसके थ्रू बनेगा हमें ये बताना है। तो देखिए अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। राइट, तो आप देखिए इस तरीके का पैटर्न हमें किस में दिख रहा है, इस ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं इसमें से किसके अंदर वो पैटर्न हमें दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो आपका एक राइट ऑप्शन होगा। चलिए 46 के बाद 47 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका एक करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 47 के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से पैटर्न होगा। और 47 का ये जो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया 47 के अंदर ये जो आपका ऑप्शन नंबर 47 के अंदर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी फोर्थ लिख रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो रीजनिंग के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना तो सबसे आसान तरीका है कि क्वेश्चन को हम यहीं से ही स्क्वायर को कंप्लीट करके देखें कि उसका एक राइट आंसर क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो जब आप यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो एक पैटर्न खुद ही आपको आउटसाइड में मिलता हुआ दिख जाएगा और उसके बेसिस पे आप इसके एक करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा, स्क्वायर बनाऊंगा, तो आप देखोगे ये बॉक्स किस तरीके से बन रहा है। तो आप देख पाओगे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है कहीं ना कहीं यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए दो पार्ट्स हैं, अब इसको कंप्लीट करके एक स्क्वायर बनाना है
तो क्या होगा सही, ये आपको फाइंड आउट करके बताना। इसको अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो कुछ इस तरीके से ये इमेज आपकी बनती हुई दिखेगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो इसमें सारे के सारे वैसे रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं हम कि अगर आप इसके पैटर्न को कुछ आगे की तरफ बढ़ाते हुए और ऐसा करके कुछ ऐसा इस तरीके से करते हैं तो ये वाला पैटर्न जो होगा ना वो करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन होगा, जो फर्स्ट वाला पैटर्न है वो सही ऑप्शन होगा। 49 के बाद 50 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरीके की इमेज आपको दिखेगी जो अंदर साइड से बनी हुई है, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड वाला ऑप्शन है जो कि सही आंसर होगा, राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करना है कि इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है। और यहाँ से आपके शुरू होने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपको पता है कि मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एलसीएम ऑफ 42, 70, 98 एंड 126 का एलसीएम क्या होगा। तो ये हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। एलसीएम फाइंड आउट करना आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एलसीएम फाइंड आउट करना अगर नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 42, उसके बाद आप लिखने वाले हैं 70, और फिर 98, और फिर उसके बाद से 126, राइट। जब इतनी सारी चीजों को आप करने वाले हैं तो सबसे पहले आप डिवाइड किससे करने वाले हैं, आप सबसे पहले डिवाइड करने वाले हैं 2 से। सबसे हमारा छोटा नंबर होने वाला है, तो ये 21 हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, और ये अगर 2 से करते हैं तो 49 होगा, और इसी के साथ इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा 63 होगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? एग्जैक्टली हम देखते हैं, 3 7 जा 21। और क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 5 से या फिर 7 से होगा। और यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होगा क्या? ये भी नहीं होगा, तो 49 लिख देंगे। फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्या? एग्जैक्टली होगा, तो ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3। और इसी तरीके से अगर हम फिर से 3 से करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम फिर से 3 से कर लेते हैं, और 3 7 जा 21 होगा। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड हो सके, और यहाँ पे हम 7 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर 5 से देखने वाले हैं, तो देखिए 5 7 जा 35, राइट, और ये भी हमारा 7 होगा। और फिर ये हमारा 49 हो जाएगा, और ये 7 होगा। तो 7 से करेंगे तो ये 1 1, और ये 7 होगा, फिर ये 1 होगा। यहाँ पे 7 है, उसके लिए एक और 7 की जरूरत होगी। यानी कि यहाँ पे टोटल जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। 1 टाइम तो 2 है, इसके अलावा 2 टाइम्स आपका 3 है, 1 टाइम आपका 5 है, और फिर 2 टाइम आपका 7 है। अब इन सबका आपको मल्टीप्लीकेशन करके देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे एक बार और 7 है, और इन सबका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, और 6 में जब हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 18, और 18 में अगर हम 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 90 हो जाएगा, और 90 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 जा 49, राइट। तो 90 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 49 का, तो ये हो जाएगा 4410, 4410। इसका आंसर हो जाएगा 4410। यही हमारा जो होगा वो एलसीएम होगा। 42, 70, 98 और 126 का जो एलसीएम आपके सामने होगा वो 4412 जो होने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करने वाले हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए पहली चीज तो ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये 2604 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 4 मीटर में यानी कि 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको इसको कन्वर्ट करके बताना है कि कितने सेंटीमीटर होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको अगर कन्वर्ट करना है, ये जानने की कोशिश करने कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या आंसर राइट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो
एक बार जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ उस क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं कि क्या इसके जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चंस चेकआउट करना चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मुझे मिस्टेक्स लग रही हैं। तो आप देखिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 4 मीटर और ये 2604 सेंटीमीटर को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ये सेंटीमीटर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है और ये 4 मीटर दिया हुआ है। 4 मीटर में अगर हम 100 का प्लस कर देते हैं तो ये 300, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 प्लस कर देते हैं तो 2604 में अगर हम 400 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद में, ये 40 और ये 0 और ये फिर 304 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 4 × 100 यानी कि ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस ये ऑलरेडी हमारा सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3004, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपको क्या करना है ना, साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि सर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस क्यों बताते हो। भाई साहब, आपके लिए क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन तो करता हूँ ना। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 20 मंथ्स, 5 वीक्स एंड 18 डेज। देखिए, 20 मंथ्स के बारे में बात हो रही है, तो एक महीने के अंदर 30 डेज होते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 30। 5 वीक्स यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लो और प्लस 18, इन सबको आप प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, प्लस 7×5 = 35 और प्लस 18, इन सबको प्लस कर दो आप, तो 8 और 5 और 0, 8 और 5 हो जाते हैं आपके कितने, 13, और कैरी 1 हो जाती है, तो 1 2 और ये 3, 5 5 और 6 11, 113, तो 113 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो 5 वीक्स में मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया है, और 1 मंथ के अंदर 30 डेज हम काउंट करते हैं, तो हमने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, और साथ साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं उस कंडीशन में जब आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर पूछा जाए तो 1000 होता है। 1 2 3 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होता है, और 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999, और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, 4 × 9 होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 54th का, वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s। देखिए, 273 अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 7000 है, यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे, और यहाँ पे 7 है, तो 7000 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6993, 6993 होगा। अगर हम 7000 में से 7 को माइनस करते हैं तो 6993 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस को काउंट कर सकते हो कि प्लेस वैल्यू दोनों जो दी हुई है 7 और 7 का, तो उसमें क्या राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात कर लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर्स। कौन सा ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है। देखिए, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा। 83, देखिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से भी डिवाइड होगा, लेकिन 83 जो है वो खुद से डिवाइड होगा। सो प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है, 83, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 7 के। 14 और 77 के बीच में देखिए, सबसे पहली बात तो 21 हो जाएगा, 14
और 77 का हमसे पूछा है। तो बहुत सिंपल है चीज़ें कि 14 के बाद आएगा 21, फिर आ जाएगा 28, राइट, और उसके बाद फिर 35, इसके अलावा 42, 49 और 70। यहाँ पे अगर हम इनके बीच के नंबर्स को फाइंड आउट करें तो 6 नंबर हो रहे हैं टोटल। अगर 14 को भी कंक्लूड कर लिया जाए तो 7 नंबर हो जाएंगे, और इसको 8 कर दिया जाए तो 8 हो जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये काउंट करना चाह रहे हैं कि टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 77 8, तो टोटल 8 नंबर हो रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77, तो 14 और 77 को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 8 नंबर होंगे जो कि मल्टीपल होंगे 7 के। इस तरीके से हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 58 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, what value must be given to 1 so the 691 is divisible by 25। अच्छा, कौन सा ऐसा नंबर है, इसमें क्या दिया जाए, कौन से नंबर्स को दिया जाए कि ये नंबर 695 जो है वो 25 से डिवाइड हो जाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आपको ये पता है कि जो 25 है, 25 किस किस 25 का जो एक स्क्वायर होता है वो 625 होगा, और अगर इसके आगे का नंबर देखें तो 650 हो जाएगा, इसके बाद 675 होगा, और फिर नहीं तो 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 691 में अगर हम 7 को प्लस कर देते हैं तो ये 700 हो जाएगा, और 700 जो कि 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 691 है और 691 और इनके बीच का जो डिफरेंस है, एक सेकेंड गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रही है मिस्टेक्स। और यहाँ पे क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि क्या ऐड करा जाए कि ये नंबर डिविजिबल होगा। 691 ही है क्या 58 वाले क्वेश्चन के अंदर, ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या ये वही नंबर है जो हम चाह रहे हैं। इसके लास्ट में 5 आना चाहिए। सो क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, द नंबर इज डिविजिबल बाय 25 जब लास्ट डिजिट उसका क्या होगा, 0 या 5 होगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए अगर हम देखें ध्यान से, अगर इसमें हमें क्या हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे अगर हम 25 को देखें, 25 के बाद अगर देखें तो 50 होगा, 50 के बाद अगर हम देखें 75 होगा, 75 के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 75 के बाद 100 होगा। और जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो नंबर होंगे ना वो किससे डिवाइड होंगे, वो डिवाइड होंगे 25 से। लेकिन हमें ये देखना है कि किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स है। सो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 691 इज डिविजिबल बाय 25। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू आई। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में है ना, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि आपको कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि 691 तो दिया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक से, जिसको आई से डिनोट किया जा रहा है, और इस आई की जगह पे क्या हमें पुट करना होगा कि ये 25 से डिवाइड हो जाए। या तो 0 पुट कर दो या 5 पुट कर दो। अगर 0 या फिर 5 होंगे लास्ट में तो ही ये नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 0 तो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में। अब सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर 5 है लास्ट में, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 691, और ये जहां पे भी आई लिखा हुआ है इसकी जगह पे 5 आ जाएगा, यानी कि नंबर हो जाएगा 5196। यानी कि 5 रखना होगा या 0 रखना होगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में कि क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द टोटल इज नियरेस्ट
100 विल बी, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है कि इनका टोटल क्या होगा, इनका सम हमें फाइंड आउट करके बताना है। एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं नियरेस्ट 100 के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे नियरेस्ट 100 के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, अगर नियरेस्ट 100 के बारे में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इन नंबर्स को अगर मैं प्लस करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं मैं कुछ इस तरीके से प्लस कर सकता हूं कि ये जो 50 ये अगर 975 है तो 975 और 9 प्लस 983 इन सबको मैं प्लस करता हूँ, राइट। अगर हम 975 को 983 को 923 को प्लस 913 प्लस 985 इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4779। अब हमें पूछा गया नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 अगर पूछा गया, ये 79 है तो हम 8 रख सकते हैं, यानी कि 4800 होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 4800 के आसपास में ये नंबर दिख रहा है, उसके नियरेस्ट में है, तो इस तरीके से 4779 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यहां पे लिखा गया है 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन द नंबर फॉर्म्स। 80,000 पूछा गया है और 905 पूछा गया, 80,905। तो ये देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 8905 ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है 60 का, वही आपका एक करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 48, वन दिस नंबर इज 12, सो अदर नंबर इज क्या होगा। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबरों का। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 4 and 48। देखिए, हमें पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, जो पहले दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है, यानी कि हमें दिया हुआ है एचसीएफ में 4 दिया हुआ है और एलसीएम में 48 दिया हुआ है। एक नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 12, तो हम मान लेते हैं एक और नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ये 12 दिया हुआ है। अगर हमें फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इन सब में हमें किसका डिवाइड करना होगा, 12 का डिवाइड करना होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 48, और ये नंबर मल्टीप्लाइड में है तो इस तरफ इक्वल टू के अगर जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 12 हो जाएगा। तो 12 4 जा तो 48 हो जाता है, आपको भी पता है, और 4 4 जा 16 होता है, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 16 होगा। तो 16 इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे की तरफ हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 वाले के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/220। देखिए, 6 बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 6/20 लिखा हुआ है ना, तो अगर आपको इक्विवेलेंट चेक करना है तो आप तो सबसे अच्छी बात है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने परसेंट के इक्वल आप चेक करना चाहते हो, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो नीचे वाला नंबर तो 100 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, 30% के इक्वल होगा। अगर आप परसेंट में कैलकुलेट करते हो तो 30% इज राइट आंसर। अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो 6/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5 बार में और ये 30 हो गया, तो 30% इस तरीके से भी आ रहा है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, वो 30% के इक्वल है। अच्छा, इसका अपोजिट अगर करना चाहो 30/100 लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इसको 3 को 6 बनाना चाहते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ भी 2 का, यही हो जाएगा 6/20। तो ये किसके इक्वल है, ये भी 30% के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं, और इसमें एक चीज दी हुई है जिसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप समझ सकते हो और आसान भी है समझना इस चीज को, कि द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, और लाइट जो है वो यहाँ पे जा चुकी है,
और लाइट जा चुकी है, तो क्या हमें क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि फ्लैश लाइट को ऑन कर दिया जाए यहाँ से। यस, तो थोड़ी सी लाइटिंग में भी अच्छी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो लाइटिंग कम आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। या कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ मैं, जिसमें कि चीज़ों को अच्छी तरीके से आप देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है और जब एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। वैसे इसकी ब्राइटनेस को मैं बढ़ाता हूँ, मे भी अच्छा दिखने लगेगा और मुझे लाइट की ज़रूरत भी ना पड़े। चलिए यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। देखिए एक चीज़ एवरेज में बताऊँ मैं आपको, जो टोटल नंबर होते हैं ना, जो उनको हमें प्लस करना होता है। तो 30, 40, 50, 60 एंड 70। और इसमें हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से हमें डिवाइड कर देना है। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या होने वाला है। देखिए आपको छोड़ करके नहीं जाना है, जिस तरीके से मैं लगा हुआ आना वैसे ही आपको भी लगना है। तो 30, 40, 50, 60 और 70 अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, अगर इसका जो मिड का नंबर है, अगर इनके बीच में डिफरेंस एक जैसा है, अगर 30 और 40 के बीच में डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस और यहाँ भी डिफरेंस सेम है, तो इसका आंसर होगा 50। डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है कि इन सबको प्लस करो। आप 30 को प्लस करो, प्लस 40 को प्लस करो, प्लस 50 को प्लस करो, और प्लस 55 को प्लस करो, सॉरी 60 को प्लस करो, प्लस 70 को प्लस करो, अपॉन 5 करो। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे, जब इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 250। और 250 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर होगा 50। 250 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला है 50। चलिए आगे चलता हूं और मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। और 64 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ wheat if the cost of wheat is 6 rupees per kg, then cost of 1 kg rice is what? देखिए 6 kg जो राइस है, 6 केजी जो राइस है वो इक्वल है किसके, 8 केजी वीट के। ये आपको समझ में आ रहा है कि दोनों ही चीजें इक्वल है। और कॉस्ट हमें दिया हुआ है वीट का 6 रुपीज पर केजी। तो इसमें 1 केजी का वीट का जो है वो हमें पता है 8 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 48। 48 जो है ना वो 6 किलो राइस का हमें प्राइस पता है। 6 केजी राइस का जो प्राइस है वो कितना है 48 है। तो हमें 1 केजी राइस का फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6, ये होगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8 रुपीज। तो 64th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 65 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं कि अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर डजन एंड सेल देम द रेट ऑफ 36 रुपीज पर डजन, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। चीजों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस पर डजन के हिसाब से क्या है। उसकी कॉस्ट प्राइस है 10 डजन, अब 10 डजन है उसके पास, किसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है 24 के, तो उसको पड़ा वो 240 रुपए में और उसने बेचा 36 के हिसाब से, और बेचा कितना सेम
10 दर्जन उसने 36 के हिसाब से बेचा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 360 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस इसकी आ गई है 240 और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है? 360। यानी कि इसको क्या हुआ, 240 रुपये में कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाती है और 360 रुपये में बेची जाती है, तो आप कह सकते हो कि इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 360 में से अगर आप माइनस कर देते हो 240, तो 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यही चीज़ तो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आप बता सकते हो कि 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप खरीद कम में रहे हो और बेच ज्यादा में रहे हो, तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 361? 316 का फैक्टर क्या नहीं है? क्या नहीं है? देखिए 316 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये भी एक फैक्टर है, और टू से अगर आप चेक करोगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि 158 हाँ देखिए 1 इंटू 361 होगा, 2 इंटू 158 होगा, 316 है, ये 316 है। और 4 से अगर करोगे तो 4 इंटू 79 होगा, यानी कि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, और 79 आ रहा है, 158 आ रहा है, 316 आ रहा है। तो कौन सा इसमें से नहीं आ रहा? 158 है, 79 भी है, 8 इसमें से नहीं है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है जिसका आंसर 8 है, वही इसका फैक्टर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में कि क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें क्या चीज दी हुई है। देखिए द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस, 2 मैचेस में एवरेज स्कोर उसका 27 है, यानी कि टोटल स्कोर उसका कितना हो जाएगा? 2 मैचों में उसका स्कोर 27 है, यानी कि टोटल उसका कितना हो जाएगा? 54। अब उसका 3 मैचों का स्कोर दिया हुआ है 32, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसका टोटल, तो इसका टोटल हो जाएगा आपके पास में, जब हम इसका 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 96 हो जाएगा। अब देखिए 5 मैचों का एवरेज फाइंड आउट करना है, 2 का टोटल ये है और 3 का टोटल ये आपको दिया हुआ है 96, तो 54 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, तो 54 और 96 ये हो जाएगा आपका, ये 5 होगा क्योंकि 5 मैचों का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली ये 0, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 10 15 अपॉन 5, तो ये 30 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार फिर से समझिए, एवरेज दिया हुआ है सबसे पहले तो 27 2 मैचों का, इसका टोटल अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 27 करेंगे 54 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और मैचों का हमें एवरेज दिया हुआ है 32, उसका भी हम टोटल फाइंड आउट करेंगे, तो 54 और 96 इनको अगर प्लस कर देंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 को अगर डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो 30 यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। अब हम चर्चा करते हैं 68 वाले क्वेश्चन के बारे में कि आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स। देखिए 600 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 240 लड़कियां हैं, तो क्या परसेंटेज है गर्ल्स का? तो 600 में से 240 का हम परसेंट निकाल लेंगे और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से अगर इसको करते हैं तो 40 होगा, यानी कि 40% क्या है? गर्ल्स हैं वहां पे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वही इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि 40% हमें दिया हुआ है। आगे की तरफ मूव करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 69th वाला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कि हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1800 और 10 ईयर के लिए 10% के रेट से, तो हम यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1800 इसका आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 70 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। अ मैन बाय अ रेडियो फॉर 900 एंड सेल 1200, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए, एक इंसान है जो कि रेडियो खरीद रहा है 900 रुपए में और बेच उसको रहा है 1200 रुपए में। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 900, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 1200। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 900 में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा, यानी कि सिंपल सिंपल इसको 300 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट हुआ है 300 रुपए का, किस पे प्रॉफिट हुआ है, इसकी कॉस्ट प्राइस पे। तो इसकी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3 से करेंगे, 3 3 9 और 300, 1/100/3, और 100/3 का मतलब आप समझ रहे हो 33 1/3। 100/3 का मतलब क्या हुआ, 33, इसको डिवाइड करोगे तो 33 1/3 आएगा। 33 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 99 में प्लस 1 कर दोगे 100/3, यानी कि 33 1/3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 जो दिया हुआ है कि इस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो क्या होने वाला है। तो 11 दिया हुआ है, 11 के बाद 13 दिया हुआ है, फिर 17। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का क्या मतलब हुआ, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। तो 19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41 और 41 के बाद आएगा 43, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर एक करेक्ट और एक सही आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे, 10 5 50 और ये 2 52, तो 52/5 होगा मल्टीप्लाइड 8 5 40, 40 और 4 तो 44/5 होगा, तो 44/5 हो गया। अब ये डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो डिवाइड का हम साइन लगा देंगे, और 5 4 20 और 22/5 होगा। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर की तरफ में चला जाएगा, तो ये 52/5 होगा मल्टीप्लाइड बाय 44/5 होगा मल्टीप्लाइड बाय 5/22 होगा। तो ये देखिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से 44 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब होगा क्या कि 54 यहाँ पे हो जाएगा 104/5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24/5 आएगा, और 24/5 आने का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट वाला दिया हुआ है वही आपका एक सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात करते हैं। आपने बोर्डमास रूल देखा होगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 3 6 होगा, और फिर इसके अंदर जो बचा हुआ है 3, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 3 3 9, 9 2 18, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर। आगे चलते हैं, 74th वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका एक सही आंसर क्या होगा। द सम ऑफ द फ्रैक्शन 2/9, 4/3 एंड 6/18। तो इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सम करने के लिए जो इनके एलसीएम है वो सेम होना चाहिए। तो 9 3 और 18, इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं ना, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 का, 3 का और 18 का, इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो 18 ही एलसीएम आएगा। तो 2/9 को में अगर हमें 18 का करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4/18 हो जाएगा ये। इसी तरीके से 4/3 दिया हुआ है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/18, और इसी तरीके से 6/18 ये ऑलरेडी वैसे का वैसे ही है। तो 6/18 में हम प्लस कर देंगे ये 24/18 को, और फिर ये 4/18, इन सबको प्लस कर देंगे। तो होगा क्या, 24 और 6 30, 30 और ये 4 34, 34/18 हो जाएगा। सो 34/18 जो दिया हुआ है इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 17/9 होगा,
और 17/9 यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 20.9, ये 20.9 यहाँ पे दिया हुआ है, 20.9 डिवाइडेड बाय 0.17। देखिए इसको आप डिवाइड करिए। सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2019 अपॉन 100 होगा और ये डिवाइड का साइन है। अगर हम इसको देखेंगे तो 17/100 हो जाएगा। और अगर हम 2019/100 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/17 करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, 17 को इसको डिवाइड करेंगे तो 123 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 123.0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला दिया हुआ है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और अब यहां से हम देखने वाले हैं पैसेजेस को। यहां से पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 76 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं 90 तक के, वो हमें पैसेज यहाँ पे देखना होगा, उनको ध्यान से पढ़ना होगा, उनको सॉल्व भी करना होगा पैसेज को, और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए आपको पढ़ करके साथ साथ में इसके आंसर तक भी पहुंचने की कोशिश करना है। कि द फैमिली सैट एट द टेबल एंड बिगेन टू द टॉक अबाउट द समर हॉलीडेज। एक फैमिली बैठी हुई है टेबल पे और समर हॉलीडेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दे हैड डिसाइडेड टू प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द वेकेशन। उन्होंने डिसाइड किया वेकेशन के दौरान प्लेस को विजिट करने का। शुड दे गो टू देयर विलेजेस एंड टू अ हिल स्टेशन, की गाँव जाएंगे या हिल स्टेशन जाएंगे। द पेरेंट्स प्रीफर द विलेज वाइल चिल्ड्रन विश टू हिल स्टेशन। जो बच्चे थे उनकी इच्छा थी कि वो हिल स्टेशन जाए, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो ये चाहते थे कि वो गांव की तरफ जाएं। और आफ्टर फ्यू मोमेंट्स डिस्कशन द एल्डर डिसाइडेड टू विजिट बोथ प्लेसेस। और कुछ डिस्कशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों जगह पे जाएंगे। द फर्स्ट दे शैल गो टू द विलेज फॉर अ वीक एंड दे स्टे एट द हिल स्टेशन रिमेनिंग डेज station for the remaining days. And the first time the family shall be together during the holidays, the children were happy with the holiday plan. जो बच्चे थे वो उस हॉलीडे प्लान से बहुत खुश थे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज की क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पर्पस फॉर विच फैमिली सेट डाउन द टेबल इज बिकॉज डिसाइडेड टू प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन। वो जो वेकेशन की प्लेस थी उसको डिसाइड करना चाहते थे। इसी तरीके से दिया हुआ है कि द फाइनल प्लान वॉज टू विजिट। फाइनल प्लान कहाँ पे था विजिट करने का? तो आपको पता है कि विलेज में भी था और एज वेल एज हिल स्टेशन। वो हिल स्टेशन भी जाना चाहते थे और विलेज गांव भी जाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जब हम समझ जाते हैं ना चीजें तो हमारे लिए आसान लगने लगती हैं। द फाइनल डिसीजन वॉज मेड बाय। फाइनल डिसीजन किसके द्वारा बनाया गया? एल्डर्स के द्वारा बनाया गया था कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कहाँ चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि दे डिसाइडेड फर्स्ट टू गो देयर विलेज एंड स्टे देयर फॉर। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएंगे, अपने और एक वीक रहेंगे, उसके बाद वो हिल स्टेशन की तरह जाएंगे। अ वीक। सो व्हाई देयर फेम द व्हाई वर चिल्ड्रंस हैप्पी? खुश क्यों थे बच्चे वहां पे? बिकॉज अ हिल स्टेशन वाज इंक्लूड इन देयर हॉलीडे प्लान। क्योंकि बच्चों की इच्छा थी कि वो हिल स्टेशन जाएं और उनके हॉलीडे प्लान में वो हिल स्टेशन एड था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, सेकंड पैसेज के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे फिशिंग के बारे में है कि इज माई फेवरेट स्पोर्ट। आई ऑफ्टन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग। बिना कुछ पकड़े मैं घंटों समय तक फिशिंग करता हूँ। बट दिस डज नॉट वरी मी, ये मुझे वरी नहीं करता। सम फिशरमैन आर अनलकीली इन सीड फॉर कैचिंग फिशेस। They catch old boots and rubbish. I am even less lucky. मैं बहुत less lucky था. I never catch anything, so not even old boots. After having spent a morning on the rivers, always go home and empty bags. हमेशा मैं खाली बैग ले। You must give up fishing. और लोगों ने बोला कि तुम्हें फिशिंग छोड़ देना चाहिए। My friend says, it waste of time. ये waste of time है। But they don't realize one important things. I am not only interested in fishing. मैं केवल फिशिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग बोर्ड द डूइंग नथिंग एट ऑल। बल्कि मैं बोट में बैठना पसंद था मुझे बिना कुछ करे। तो ये अपने हॉबीज के फेवरेट स्पोर्ट्स का है। कि अब यहाँ पे दिया हुआ है कि
सम फिशरमैन आर अनलकली बिकॉज दे नेवर कैचेस फिशेस, वो कभी पकड़ नहीं पाते थे मछलियों को। फिशिंग इज द राइटेस्ट फेवरेट स्पोर्ट एज ही, बिकॉज क्यों था, क्योंकि वो कलेक्ट करता था ओल्ड बूट्स को। ही कलेक्ट्स ओल्ड बूट्स, जैसे वो उसके अंदर से जूते निकलते थे बूट्स निकलते थे, मछलियां निकलती थी। So if a piece of matter violate nature's law, it's a punishable because ये punishable होता है क्यों, क्योंकि it simply means the facts that have been by the law। और यहाँ पे कहता है लॉ ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन द आर, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू चेंज देयर लॉ ऑफ लाइक न्यू फैक्ट्स। ये कुछ क्वेश्चंस अलग से लग रहे हैं, फिर भी डिस्कस कर देते हैं। ओबे, ओबे का मतलब होता है बात को मानना, और वहीं पे अगर हम देखें डिश ओबे का मतलब होता है बात को नहीं मानना। अब आगे बढ़ते हैं, और ये लॉ ऑफ नेचर वाला जो पैसेज है ना, वो जिसके दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लॉ ऑफ नेचर के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि लॉ ऑफ नेचर्स आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्ट्स। ये द यूज ऑफ वर्ड लॉ ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर रेदर अनफॉर्चुनेट, it would be better to speak unformalities of nature, जो unformalities है, it would away within the elementary fallacy, the few implements of lawgiver, a piece of matter does not obey the law of nature, it is not punished, right? On the contrary, we say that the law has been incorrectly stated। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ नेचर डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड बिकॉज, ये क्यों है, बिकॉज दे मस्ट बी ओबीड, वो हमें मानना चाहिए। इसी तरीके से है कि द ऑथर नॉट हैप्पी ऑफ वर्ड लॉ, ये खुश नहीं था, क्यों नहीं खुश था, बिकॉज इट डज नॉट कन्वे द सेंस ऑफ नेचर। इसी तरीके से मेरे को लग रहा है कि कहीं फिशिंग वाला क्वेश्चन इसमें ना आ जाए, बट नहीं है। द ऑथर नॉट हैप्पी बिकॉज लॉ, बिकॉज क्यों खुश नहीं था, बिकॉज दे डज नॉट कन्वे द सेंस ऑफ नेचर्स अनफेमिलियर। द क्रॉ फ्लीव फ्रॉम द सर्च ऑफ, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये कुछ अलग सा आ गया है, ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। और ये मेरे को लगता है कि कौवे और ये मटके वाली जो कहानी है वो आगे के पैसेज में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे वाटर आएगा, अभी मैं पैसेज आगे दिखा दूंगा। पीचर्स द क्रॉ फाउंड, कहाँ पे उसको मिला, वो मिला उसको द हैड लिटिल वाटर इन द बॉटम, उसके नीचे थोड़ा सा पानी था। और एज द क्रॉ ड्रॉप्ड पेबल इनटू द पीचर्स, व्हाट हैपेंड, फिर हुआ क्या, आप कह सकते हो कि द लेवल ऑफ वाटर पीचर्स रोज अप स्लोली, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया। तो ये जो आपको अब मैं बता रहा हूँ कि 91 से 93 तक की जो स्टेटमेंट है, देखिए एक जो स्टोरी है ना वो कौवे और उसकी है, जो कि इसके अंदर से मिस हो चुकी है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि एरर कहाँ पे है इस क्वेश्चन के अंदर 91 से लेकर के 93 में। द स्टूडेंट्स रिटर्न बैक होम वेल इन द टाइम फॉर प्ले, नो एरर, क्या इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है क्या, रिटर्न बैक लिखा हुआ, रिटर्न बैक लिखा हुआ, दैट इज आर रॉन्ग, यहाँ पे ये रॉन्ग है हमारे लिए, रिटर्न बैक नहीं होगा, यहीं पे एरर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आर होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश शुड बी मेक द नेशनल लैंग्वेज, शुड बी मेक लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर ये गलत है, बी मेक नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे एरर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रवि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट लिखा है तो एन होना चाहिए, ना कि अ होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला, ये जो फोर्थ वाला पार्ट है कि इंटेलिजेंट लिखा है ना, रवि इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन होना चाहिए, बाकी तो कोई एरर नहीं है। आप कह सकते हो कि हाँ इसके अंदर कोई भी एरर नहीं भी है एक तरीके से। लेकिन हाँ अगर आप एन देखोगे तो यहाँ पे एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यस राइट, इंटेलिजेंट है तो एन नहीं आएगा, ही आएगा, ये करेक्ट है, नो एरर होना चाहिए। 94 से 95 में अपोजिट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है कि इसका क्या होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति, और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो ईमानदार नहीं हो। इसी तरीके से अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो क्वीन, क्वीन का जो अपोजिट होगा वो होगा किंग। और अगर हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि 96 और 97 में हमसे पूछा गया है कि सिमिलर मीनिंग क्या होगी, तो पार्ट,
पार्ट का मतलब क्या होगा? सेक्शन। सेक्शन इज अ करेक्ट वर्ड, तो सेक्शन जो वर्ड है वो सही होगा। इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं कि कीन, कीन का मतलब होगा बिल्कुल, जो जो व्यक्ति एगर होता है उसको हम कीन नेचर का भी कहते हैं। और 98 से 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें प्रॉपर ऑर्डर में हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। ऑफ द हैव रोटेड अ पिलर 9/10 राइट अवे। तो आप देख सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 9/10 ऑफ 19th 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 of the pillar have rotate away। ये करेक्ट वर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसके अंदर करेक्ट वर्ड है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि कैन नॉट सेकेंड फिडल टू अदर्स जॉन प्ले। तो आप कह सकते हो जॉन जो है एक तरीके से आपका ये पहला वर्ड होगा, कैन नॉट आ जाएगा फिर इसके बाद कैन नॉट प्ले, कैन नॉट प्ले। और फिर होगा सेकेंड फिडल टू अदर्स, सेकेंड फिडल टू अदर्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर हम आगे इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि रीच द रेलवे टाइम दे बीन द ट्रेन हैव लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, तो हम कह सकते हैं कि बाय से क्या स्टार्ट हो सकता है? एग्जैक्टली स्टार्ट हो सकता है बाय द टाइम बाय द टाइम दे 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 रीच द रेलवे they reach the railway they reach the railway station railway they reach the railway station the train will have left the train will have left होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी से ही हमें एक परफेक्ट मीनिंग समझ में आ रही है, इसी से हम एक परफेक्ट मीनिंग को जज कर पा रहे हैं। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, जिसमें हमने 2011 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। आगे आने वाले पेपर में हम डिस्कस करेंगे 2012 का क्वेश्चन पेपर, और आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू so much।